आप बताइए, पहले कभी ऐसा हुआ था कि कोई दूसरा देश भारत को ये कहे कि तुम अपना दाल चावल कहाँ से खरीदोगे? मैं आपको बता ये सकता हम हूँ। तय करेंगे। US President Donald Trump warns on India's Russian oil buy. Donald Trump has renewed his warning to India. और रूस हमसे कहता है कि अच्छा बेटा, आप आ गए हो ना मेरे से लेने के लिए तेल, अब ऐसा करो, प्रीमियम रेट पे दूंगा। चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पे निगाह गाड़ के बैठा है, मौके की तलाश में है। जिस तीसरी दुनिया का सरताज हिंदुस्तान हुआ करता था, क्योंकि हिंदुस्तान फिलिस्तीन के सवाल पे बोलता था, दक्षिण अफ्रीका के सवाल पे बोलता था, वो उस बिरादरी में आज भारत की हिम्मत नहीं है कि ब्रिक्स की मीटिंग बुला ले। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है कि वो ट्रंप को औकात बता देता है। स्पेन के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है, मैक्सिको का प्रधानमंत्री बोल देता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता। मुझे तो शर्म आती है सब कुछ ये देख के, किस गर्त पे हम इस देश को ले आए हैं। 5,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया एक डिफेंस डील में जितनी रिश्वत ली जाती है वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ट्रंप को भी, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी इस वक्त, मतलब मैं तो समझता था मोदी जी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद मैं मान गया भैया मोदी जी सिल्वर मेडल ही ले सकते हैं, गोल्ड मेडल तो ट्रंप ही लेगा। इस वक्त बीजेपी, मोदी जी स्वयं चारों तरफ इनके नकेल है कि अगर ये चाहें तब भी कुर्सी नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो शासन करने वाले थे कोई दूध के धुले थे। इस देश के संविधान के साथ, इस देश की आत्मा के साथ न्याय कुछ चंद गिने चुने नेताओं ने किया होगा, ज्यादातर ने नहीं किया। एक साधारण व्यक्ति में ये भावना पैदा कर दी है कि भाई मोदी जी ने भारत का गौरव जरा बढ़ा दिया। ये झूठ जो आरएसएस ने इस देश के बारे में चलाया है वो कहीं ना कहीं करोड़ों भारतीयों के मन तक पहुंचा है। ट्रंप कहता है कि वैसे मैं चाहूं तो मैं कुछ ऐसी बात कह सकता हूं जिससे मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। SIR आ गया, अरे डिलिमिटेशन आ गया, वन नेशन वन इलेक्शन है। और ये संरचना क्या है? भारत के लोकतंत्र को का जो जमीन है उसका ढाल बदलने की संरचना है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो पूरा मॉडल है वो पहले तो इस देश, उसके पीछे नियत बड़ी साधारण थी। उड़ीसा में बीजेपी लोकसभा में तो पूरा स्वीप कर गई और विधानसभा में मेजॉरिटी ले गई। ये संभव नहीं था अगर उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दो अलग दिन में हुए होते। हालांकि ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से। अगर उतना ही कोशिश बाकी सब पार्टियां सब राज्यों में करती तो हालत कुछ दूसरे होती। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं और हमारे साथ योगेंद्र साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। 3 बरस बीत गए। 3 बरस पहले मैं किसी एक संस्थान के साथ नौकरी कर रहा था, तब आप आए थे और उस दौरान किताब की चर्चा नहीं थी, लेकिन पूरे जीवन पे चर्चा हुई थी और एक बड़ा वायरल सा चंक निकल गया था सलीम नाम को लेकर के, आपके कुछ लंबा ही चला गया था। पर आज खुशी इस बात की है कि हम उस नाम से बहुत आगे बढ़ के देश में व्यापक मुद्दे आ चुके हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी किताब जो आई है गणराज्य का स्वधर्म, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और फिलहाल जो ये नारी शक्ति बिल जो आया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। SIR की चर्चा करेंगे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो हम आपसे समझेंगे कि बेसिकली SIR में क्या कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसको लेकर के आम जनता को वो भरोसा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आइडियली सरकारों को बनाया और बिगाड़ा जा रहा है। तो शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगा सर, आपकी किताब के नाम से गणराज्य का स्वधर्म, काफ़ी गहरा और दार्शनिक नाम है ये। मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि जब आप इस नाम का चुनाव कर रहे थे तो आपके लिए गणराज्य का स्वधर्म क्या है? आपने सही कहा, नाम शायद लीक से हटकर है। कम से कम जिस तरह की सोच मेरे जैसे और मेरे मित्र रखते हैं वो अमूमन इस तरह के शब्दों का व्यवहार नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं इसकी बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में संविधान को बचाने वाली राजनीति को अपने लिए नए शब्दों का, नई भाषा का, नए मुहावरों का आविष्कार करना होगा। 70 वर्ष से इस देश का संविधान चल रहा है, 75 वर्ष हो गए।
लेकिन हम हर नई पीढ़ी के लिए उस संविधान की भाषा को नए मुहावरे में नहीं गढ़ सके। और ख़ास तौर पे जो कमजोरी रही वो ये कि इस संविधान की जो आत्मा है, जो इस सभ्यता की आत्मा है, उसको हम जनता के मुहावरे में, जनता की भाषा तक नहीं ले जा सके। इसलिए संविधान चंद लिबरल, प्रोग्रेसिव, रेडिकल इन लोगों की भाषा तक सीमित हो गया, वो भाषा जो कि जनता तक जुड़ती नहीं है। इसलिए ये दोनों शब्द इसमें जो हैं, गणराज्य और स्वधर्म, दोनों शब्दों का चुनाव सायास है। ये कोई अनजाने में नहीं है, केवल किताब का शीर्षक देने के लिए नहीं। आपने देखा होगा इस किताब में बहुत लंबा इन दोनों शब्दों की व्याख्या की गई है। क्यों गणतंत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जन और गण मिलके गणतंत्र बनता है, लेकिन जन, गण और मन मिलके गणराज्य बनता है। ये रिपब्लिक शब्द को हमने बहुत छोटा कर दिया है। हमें गणराज्य को दोबारा लाने की जरूरत है, उसकी भावना को। तो ये देखते हुए किया। स्वधर्म बहुत गहरा शब्द है हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का। और जब मैं हमारी संस्कृति कहता हूँ तो ये केवल हिंदू धर्म की संस्कृति नहीं है, हालांकि हिंदू धर्म में भी सैकड़ों धाराएं हैं। ये धर्म जो शब्द है बहुत गहरा शब्द है हमारी संस्कृति का, जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल हाल ही में धर्म को रिलीजन के अर्थ में समझा जाने लगा है। धर्म है एक वर्च्यू, धर्म है जो कि धारण करने योग्य है, धर्म है जो हमारा कर्तव्य है, जो करना चाहिए। और वो जिसे तमाम रिलीजन्स के लोगों ने स्वीकार किया था। जब भारत में इस्लाम आया, उसने धर्म को कभी हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं समझा। जब भारत में क्रिश्चियनिटी आई, अगर अंग्रेजों से 1000 साल पहले भारत में क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, तो उन्होंने कभी भी धर्मण शब्द को किसी एक रिलीजन का नहीं समझा, अपने विरोधी नहीं समझा। ये इस सभ्यता और संस्कृति का शब्द है। और स्वधर्म, जिसको अमूमन एक जातीय वर्ण स्वधर्म में सीमित कर दिया गया है, ये बहुत गहरा शब्द है। और मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, और जिस कारण से मैंने इस शब्द को निकाला है, कि मेरी तलाश थी कि ये जो हमारा भारत गणराज्य है, इसकी आत्मा क्या है, इसके मूल में क्या है, इसकी जड़ में क्या है, और उस तक पहुंचने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं नहीं कहता कि मैं इसमें सफल हुआ हूँ। एक नैतिक अनुबंध, हाँ, नैतिक अनुबंध कहा जा सकता। अनुबंध हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट और एक वेस्टर्न थिंकिंग में ये सब बातें आती हैं, लेकिन एक कहीं ना धर्म जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उससे कहीं गहरी चीज़ है जो मेरे भीतर है, जो सत्व है किसी चीज़ का, वो है। और मैं समझता हूँ कि हमें हमारी सभ्यता संस्कृति की जो बहुआयामी धाराएं रही हैं, भारतीय सभ्यता की कोई एक धारा थोड़ा ही है, न जाने कितनी धाराएं हैं, उन सब धाराओं में मिला के क्या निचोड़ निकलता है उसका, वो ढूंढने की कोशिश है। निचोड़ ढूंढने के लिए लोग किसी शास्त्र को देखते हैं, फलां शास्त्र में लिखा होगा, फलां उसमें। मेरी समझ, मैं कोई इतिहासकार तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी मोटी समझ ये है कि भारत के इस स्वधर्म की तलाश हमें किसी एक शास्त्र में नहीं करनी चाहिए। हमें इस स्वधर्म की तलाश आंदोलनों में करनी चाहिए। अब आंदोलन सोचते ही आपको लगेगा ये पिछले 10-15 साल के आंदोलन, इतना मत सोचिए। ये बुद्ध धर्म क्या है? आंदोलन है। जैन धर्म क्या है? आंदोलन है। ये सूफी कौन है? आंदोलन कर रहे हैं। ये भक्ति आंदोलन क्या है? आंदोलन है। ये देश आंदोलनों से परिभाषित हुआ है, और जिसका नवीनतम संस्करण था भारत का स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी का आंदोलन। इस देश ने कभी भी अपने आप को स्थिरता से परिभाषित नहीं किया है। बदलाव से, आंदोलनों में जो चर्निंग हुई है, जो मंथन हुआ है, उस हर मंथन के दौर में इस देश का स्वधर्म सामने आया है। उसको ढूंढने की कोशिश है ये किताब। अब आपकी पूरी बातचीत में मैं बस एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि किसी भी एक देश के विकास में धर्म का कितना योगदान होता है, और धर्म के वजह से कितना रुकता है वो विकास। आपका नज़रिया क्या है? मैं समझता हूँ आपके मन में अभी भी, आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म, लेकिन आपके मन में रिलीजन अटका हुआ है। रिलीजन को छोड़ दीजिए, है ना। इसीलिए दिक्कत यही हुई है कि पता नहीं कैसे आज से 100-150 साल पहले किसी ने रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया,
और हम सब इस चक्कर में फंस गए। ये जो रिलीजन, इसको मजहब कह लीजिए, पंथ कह लीजिए, संप्रदाय कह लीजिए, ये सब संप्रदाय हैं ना, इसे धर्म न कहिए। हमारी भारतीय परंपरा में, और फिर मैं कहूँगा ये केवल जिसको हम हिंदू परंपरा कहते हैं वो नहीं है। बुद्ध में धम्म क्या है ना, धम्म, धर्म, धर्मण, दाराशिको इस शब्द का अनुवाद कर रहा है धर्म का, और वो कभी भी इसका अनुवाद मजहब की टर्म्स में बिल्कुल नहीं करता है। ये विचार कि धर्म का मतलब हो सकता है एक खास विशेष संप्रदाय और एक खास तरह से प्रार्थना करने वाले लोग, ये कभी इस देश में नहीं रहा है। तो अगर आप मुझसे रिलीजन के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रश्न है। अगर धर्म के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी भी देश का, और केवल भारत का नहीं, किसी भी देश की एक स्वधर्म, एक आत्मा होती है। कुछ देशों में ये बात लिखित में होती है। इजराइल, जिसके जो तथाकथित धर्म है उससे मैं असहमत हूँ, मगर वो इजराइल कहता है कि हमारा देश फलां तरह के लोगों के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना, लिखित है। एक जमाने में सोवियत संघ का जो धर्म था, स्वधर्म, लिखित था। कई बार लिखित नहीं होता है, लेकिन वो है जिसे वहाँ का समाज धारण करता है। तो मेरा दावा ये है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान की जो उद्देशिका है, प्रिएम्बल है, उसके जो सिद्धांत हैं, वो केवल कोई दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान 100 साल के आज़ादी के आंदोलन का कपड़ा छान निचोड़ है, और ये जो 100 साल का आज़ादी का आंदोलन है, ये हमारे 3000 साल की सभ्यता का निचोड़ है। तो अगर इस अर्थ में समझें तो धर्म राष्ट्र को बनाता है, और अगर आप पंथ या संप्रदाय की अर्थ में समझें तो मैं कहूँगा कि फिर उस धर्म से, अगर धर्म का मतलब पंथ और संप्रदाय है, तो संप्रदाय के प्रति निष्ठा देश को मदद नहीं करती, देश को मजबूत नहीं बनाती। उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। ये संप्रदायों का जो झगड़ा है, पंथों का जो झगड़ा है, वो इस देश को छोटा बनाता है और दुनिया के हर देश को छोटा बनाता है। आप भारत में इसे कैसे देखते हैं? भारत में ये जो संप्रदायों का झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का जो हुआ, एक स्टेज पे लगा था आज़ादी के बाद 50 के दशक में, कहीं लगता था कि पता नहीं इस देश का क्या होगा, लेकिन एक इंसान की शहादत ने बचा लिया इस देश को, गांधी ने। गांधी की शहादत ने इस देश में जितना 47 के बाद हो सकता था, याद रखिए लाखों लोग लुट पिट के, पता नहीं क्या क्या अत्याचार सह के यहाँ आए थे, और यहाँ से भी लाखों लोग पता नहीं क्या कुछ दुर्दशा सह के उधर गए थे। उधर की बात उधर है, यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन एक गांधी की शहादत ने इस देश पर एक नैतिकता की चादर बिछा दी। कहा कि ना, ये नहीं करेंगे, वो आदमी मरा है ना, उसने बचा दिया। और 70 साल के बाद लगता था कि अब ये इस देश का मुद्दा नहीं बचा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस देश में ये जो संप्रदाय के नाम पर, इसे हिंदुत्व नाम दिया जाता है, इतने सुंदर शब्द का इतना घटिया दुरुपयोग ये लोग करते हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है, राजनीति में होता है। जो बेसिकली कहना ये है कि भाई एक संप्रदाय के लोगों का इस देश पर बोलबाला होगा, एक संप्रदाय के लोग मकान मालिक हैं, बाकी सब किराएदार हैं। ये जो भावना है, ये तो देश को तोड़ने वाली भावना है। अगर ये धर्म है, इसको मैं धर्म नहीं बोलता है तो अधर्म है। कम से कम भारत के स्वधर्म के साथ ये गद्दारी है, ये अधर्म है। अधर्म ही नहीं, मैं तो इसको विधर्म बोलता हूँ, क्योंकि ये भारत के जो स्वधर्म है उसका ठीक विलोम है। अधर्म तो ये होता है कि आप सुबह गए मंदिर में ₹1.25, ₹11, ₹101 चढ़ाया, दिन भर जाके उल्टे काम किए, शाम को आके फिर हाथ जोड़ दिए, तो अधर्म है। वो दुनिया में आमतौर पे लोग किया करते हैं। दुनिया में पाखंड करना, ये सब तो इंसान की वृत्ति रही है। सिर्फ अपने देश को क्यों दोष दें, सब तरफ ही चलता है। विधर्म वो है जहाँ आप आंख में आंख डाल के बोलते हो कि क्यों करूँ, क्या कहे, ऐसा काम मैं क्यों करूँ। दिक्कत ये हुई है कि इस देश में 60-70 साल अधर्म तो चला। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो शासन करने वाले थे कोई दूध के धुले थे। इस देश के संविधान के साथ, इस देश की आत्मा के साथ न्याय कुछ चंद गिने चुने नेताओं ने किया होगा, ज़्यादातर ने नहीं किया। लेकिन पिछले 10 साल से तो हम वो देख रहे हैं जो अब आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है इसकी, ऐसा भारत बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं नहीं करूँगा, मेरे लोगों का बोलबाला होगा। ये जो है,
ये भारत के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। क्योंकि आजकल देशभक्त और देशद्रोह का लेबल देने की बीमारी चल निकली है। तो मैं भी बता देता हूँ कि सबसे बड़े देशद्रोही वो लोग हैं जो भारत माँ के 2 बच्चों के बीच फूट डालते हैं, दिन रात झगड़े का बहाना ढूंढते हैं और किसी ना किसी तरह से एक दूसरे में नफरत पैदा हो, इसका खेल कर रहे हैं। वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ठीक, इस पे एक और आगे सवाल आएगा, लेकिन आपकी किताब में आपने किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा और अशोक सिकसरिया को समर्पित किया है ये पूरी पुस्तक। इन्होंने आपके जीवन में क्या छाप छोड़ी और आपकी किताब लिखने की प्रक्रिया में उनके विचारों का कितना योगदान है, जिसके वजह से आपने इसे समर्पित किया उन्हें? तीनों का नाम सुनते ही एकदम जैसे कहते हैं अंदर तक ठंडक आ गई। मेरा सौभाग्य था अनिल जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, शुद्ध संयोग से, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, मैं इसका कोई सुपात्र नहीं था, विशुद्ध संयोग के चलते मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिनके बारे में मैं विश्वास से कहता हूँ, अगर इन 3 लोगों की परछाई किसी पत्थर पे पड़ जाती ना, वो पत्थर भी नरम हो जाता, उस पत्थर में भी कहीं आत्मा आ जाती, वो पत्थर भी कुछ कहता कि ना, ऐसा काम तो मैं नहीं करूँगा। मेरा संयोग था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ समता युग जनसभा करके हमारा एक संगठन था जो कि गांधीवादी समाजवादी विचारधारा में विश्वास करता था। लोहिया से प्रभावित लोग थे जिसमें उनके जरिए वो जेएनयू में उस ज़माने में लेफ्ट का डोमिनेंस हुआ करता था और हम लेफ्ट के समर्थन में नहीं थे। जो स्थापित लेफ्ट था उसके विरोध में थे, क्योंकि स्थापित लेफ्ट कम्युनिस्ट था, मार्क्सिस्ट था, हम नहीं थे, हम तो गांधीवादी थे। वो अलग बात है। लेकिन उसके चलते किशन जी और सचदा जी से परिचय हुआ और बाद में अशोक सिकसरिया से परिचय हुआ। ये शायद प्रसिद्ध लोग नहीं हैं, शायद लोग नहीं जानते, कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। लेकिन मैं बता सकता हूँ, मैं जिंदगी में जितने खूबसूरत लोगों को मिला हूँ उनमें से अधिकांश राजनीति में थे। ये बात अटपटी लोगों को लगेगी, क्योंकि राजनीति का आज लोगों के मन में वो होता है झूठे, कपटी, पैसा बनाने वाले। ये किशन पटनायक ना 32 साल की उम्र में एमपी बन गए थे। जब जब मैं वो पढ़ रहा था तो 1962 में वो बने थे और उनका 1930 का जन्म है, तो 32 साल के रहे होंगे। ठीक, मेंबर पार्लियामेंट बन गए थे। अब आप बताइए, जो लड़का 32 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, उसकी क्या शोहरत होती है। जब वो 60 साल का होगा तो कितनी बिल्डिंग होंगी, कितनी कारें होंगी, क्या कुछ साम्राज्य होगा। और ये किशन पटनायक जब गए ना, इनके पास अपना घर नहीं था। इनका गुजारा अपने एमपी ना होने के बाद से, उस ज़मानों में पेंशन मिला करती थी, पर किशन जी ने कहा नहीं, 60 साल से पहले मैं पेंशन कैसे ले सकता हूँ। जब इस देश में किसी व्यक्ति को 60 साल से पहले पेंशन नहीं मिलती, मैं कैसे पेंशन ले लूँ। पेंशन लेते नहीं थे, गुजारा कैसे होता था। उनकी पत्नी एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर थी। उस पत्नी की सैलरी पे दोनों लोग गुजारा करते थे। पति पत्नी ने तय किया कि हम बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे स्वार्थ जुड़ जाएगा जीवन में। और कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई घर नहीं। बाद में वाणी जी ने अपना घर, वाणी जी का भी अभी देहांत हुआ है, बाद में उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट भुवनेश्वर में बना लिया था। कुछ नहीं था। आप कल्पना नहीं, ये बातें जब लोगों को कहता हूँ उन्हें विश्वास नहीं होता, लगता है कि पता नहीं कहाँ से कहानी बना रहे होगे आप। किशन पटनायक जी तो उड़ीसा के मतलब कालाहांडी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो इतना पिछड़ा इलाका है। वो एमपी बने थे यहाँ से, संबलपुर से एमपी बने थे। जन्म उनका कालाहांडी में हुआ था। तो आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं किशन जी के साथ 20 वर्ष रहा। एक तरह से जो बच्चा उनके इर्द गिर्द रहता है, वैसी मेरी थी। मैंने उस 20 वर्ष में किशन जी को एक बार भी झूठ बोलते हुए नहीं सुना। छोटी चीज़ के लिए, बड़ी चीज़ के लिए, नहीं ये काम मैं नहीं कर पाया, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उस दिन आना चाहता था, नहीं आ पाया, मैंने माफ़ कीजिए, मैंने 2 कमिटमेंट कर दिए, मुझसे गलती हो गई है। मगर झूठ कभी नहीं बोलते सुना। कल्पना से बाहर है कि ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता होगा राजनीति में। माफी मांग लेना, लेकिन झूठ नहीं बोलना, इतनी कड़वी बात स्वीकार कर लेना सार्वजनिक जीवन में, जो मैं दंग रह गया कि कैसे आपने ये बात मान ली। सच्चिदानंद सिन्हा, उनके पिताजी उस वक्त बिहार के मंत्री थे और वो क्या कर रहे थे,
वो बम्बई में कोयला खदान के वर्कर की यूनियन बनाने के लिए रेलवे में कोयले के खलासी की तरह काम कर रहे थे। बाप मंत्री था बिहार का। ये सच्चिदानंद सिन्हा है। जितनी किताब उन्होंने लिखी, हिंदुस्तान के 10 प्रोफेसर मिलके नहीं लिख सकते उतनी किताबें। और आप जाते, उनका भी पिछले साल देहांत हुआ है, आप जाते उनके घर, एक कच्चा घर बना के गांव में बिहार के रहते थे, एकदम ऋषि की तरह साधु। अशोक सक्सेना, कलकत्ता की प्रसिद्ध मारवाड़ी परिवार के बच्चे, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के बेटे और वहां की बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली के वारिस लॉर्ड सिन्हा रोड पे अपने परिवार की कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। और उस सर्वेंट क्वार्टर के भी एक छोटे से कोने में रहते थे। लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे लोग दुनिया में हुए होंगे। मैं इनको मिला। इन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, ये किसी भी मिट्टी से घड़ा बना सकते थे। मैं भी उस मिट्टी में से था। मेरा क्या था? इस मिट्टी को पकड़ के इन लोगों ने इंसान बना दिया। इनसे सोचना सीखा, इनसे बात को कहना सीखा, ये सीखा कि सच बोला जाए। मैंने अशोक जी को अपना लेख भेजा, जो मुझे लगा कि मैंने बहुत सुंदर लेख लिखा था, क्योंकि मैंने कुछ कस के मुहावरों का इस्तेमाल किया था। अशोक जी ने छोटा सा पोस्ट कार्ड भेजा। इसमें कुछ अतिशयोक्ति लगती है मुझे कि मुहावरे के प्रयोग के चक्कर में तुमने सच से थोड़ा सा ऊंची बात कर दी है, ये मत करो। ये कहने वाले लोग थे। तो इनके बारे में तो क्या कहूँ। तो सौभाग्य था मेरा कि मैं इन्हें मिला, और मुझे एक कर्ज महसूस होता है कि इन्होंने मुझे जो दिया वो क्या मैं अपनी जेब में रख के मर जाऊंगा या मैं किसी तक दे के जाऊंगा। आज मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य कोई लगता है तो ये लगता है कि मुझे इनसे, अपने पिताजी से, अपने कई टीचर्स से भी, फॉर्मल टीचर्स से भी, इनसे जो कुछ मिला ये मेरा हक नहीं है, ये तो संयोगवश मुझे मिल गया। मैं इसका ट्रस्टी हूँ। मुझे मरने से पहले किसी को सौंप के जाना है, किसी एक को नहीं, 100, 50, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों को सौंप के जाना है, ताकि वो उस बात को उससे बेहतर कर सके। क्या कर रहे हैं आप इस चीज़ के लिए? एक तो लिखता हूँ, बोलता हूँ। हाल ही में एक चीज़ शुरू की है जिसे हम जनगण मन कहते हैं। एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें देश भर के युवाओं को हमने आमंत्रित किया। आमंत्रित सबको किया, लेकिन चयन युवाओं का किया है कि आइए 5 हफ्ते ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और उसके बाद उनमें से कुछ चुने हुए लोगों के साथ मिल के 10 दिन बैठूंगा साथियों के साथ, ताकि ये चीज़ आगे करें। और कोशिश है कि इसीलिए बार बार लिखता हूँ। लिखता इसलिए नहीं हूँ कि मैं कोई लेखक बनना चाहता हूँ, मैं कोई लेखक हूँ नहीं। मैं तो जो चीज़ मेरे पास संयोग से आ गई वो आगे पहुँचाना चाहता हूँ। इन सवालों पे कैसे सोचा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही लोग हैं, जिनके साथ मैं संघर्ष करता हूँ, जिनके साथ उनके पाले में मैं खड़ा रहता हूँ, वो भी शायद ठीक तरीके से सोच नहीं रहे। और ये हिम्मत किशन जी से मिली, अपने साथियों के सही जगह पे खड़े होते हुए भी पूरा सच बोलने की कोशिश करना। सचिदा जी से मिली कि बारीकी से दीर्घ काल से इस चीज़ को सोचना। अशोक जी से मिली कि जो लिखना, जो सच है बस उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा लच्छेदार के चक्कर में न पड़ना। तो इसकी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप कहेंगे तो और अच्छा कर लूँगा। सर, आप जिन लोगों के विचारों से इतने प्रभावित हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भावुक भी हो जा रहे हैं, पर क्या उनकी राजनीति, उनके विचार आज के भारत में रिलेवेंट है? स्पेस है उसका? क्या कोई वैसी राजनीति करने की कोशिश कर भी रहा है? कर नहीं रहा तो हमें करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज वो राजनीति करने की कोशिश बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अपने ज़माने में भी वो लोग हाशिए पे थे। किशन पटनायक,
समाजवादी परंपरा के मेरे विचार से सबसे बड़े चिंतक हुए 21वीं सदी के 20वीं सदी के अंत होने पे। मधुलिमय के बाद एकमात्र चिंतक अगर कोई है तो उस लिहाज से किशन पटनायक हैं, सच्चिदानंद सिन्हा हैं। लेकिन उस जमाने में भी बिल्कुल मार्जिन पे थे, ना सांसद बने। तो एक तरह से हाशिए पे रहना एक नियति है। सच कई बार हाशिए पे खड़ा रहता है, लेकिन उससे वो छोटा नहीं हो जाता। सच हाशिए से हमें मिलता है। गांधी ने 1909 में जो किताब लिखी थी, उसको पढ़ के उस जमाने में न जाने कितने लोगों ने कहा हो गया कि पगलैट है, पता नहीं कैसी बातें लिख रहा है। नेहरू को भी कभी विश्वास नहीं हुआ उस किताब में, लेकिन गांधी ने वो सच बोलने की हिम्मत की थी। तो ये कहना कि वो विचार आज लोग नहीं चला रहे, बिल्कुल सही बात है। आज के लिए प्रासंगिक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। आपको किसी एक चिंतक आपको सोचने का तरीका देता है, क्योंकि लोगों का जिनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं उनसे अजीब तरह का रिश्ता रहता है कि उनके एक एक वाक्य को दोहराना, उनकी उक्तियों को दोहराना, उनके किए काम की पुनरावृत्ति करना, ये एक गुरु के साथ कभी नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ दगा है ये सब करना। तो उसने किस तरह से सोचा, वैसी सोच अपने वक्त के बारे में करना, ये हमारा दायित्व है। सर, मैं 1901 से लेकर के और 1947 तक अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी आपसे बात हो गई, अभी कुछ दिन पहले मणिशंकर अय्यर साहब के साथ 2.5 घंटे मैंने बातचीत रिकॉर्ड की, तो उन्होंने कुछ कुछ सुझाया, तो फिर मैं जाके पढ़ा। मुझे नहीं मालूम कि उस दौर में भारतीय मीडिया कितना सक्षम था एक नैरेटिव को दूसरे नैरेटिव के पक्ष में गढ़ के उसे कम कर देने में। आप जिन 3 विचारकों की बात कर रहे हैं और इनके समकालीन और भी कई सारे विचारक होंगे जो आप कह रहे हैं कि उस दौरान भी हाशिए पर थे। आप जिस तरह के विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आप भी इस सिस्टम में हाशिए पर हैं, उतने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर ये मेरी समझ है कि उस दौर में इतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी कि परसेप्शन को इमीडिएट तोड़ा जा सके, मरोड़ा जा सके, एक नया गढ़ दिया जाए। आज है, आज जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर्स का दौर आ गया है। मीडिया में जहां आप कई सारे मीडिया चैनलों पे जाके बातचीत करते हैं, आप उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप अपने विचार को रखने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब एक देश, युवा देश, अपने नए विचारों के साथ, अपनी नई अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे विचारों को अपने माथे पर सजाना चाहता भी है या नहीं? ये मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल है सर। दुनिया में कभी भी सच अप्रासंगिक नहीं होता। ट्रंप को भी, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी इस वक्त दुनिया में, झूठ का यदि मतलब, मैं तो समझता था मोदी जी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद मैं मान गया भैया मोदी जी सिल्वर मेडल ही ले सकते हैं, गोल्ड मेडल तो ट्रंप ही लेगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं। ट्रंप भी अपने सोशल मीडिया का नाम क्या रखता है? ट्रुथ सोशल। सच की ऐसी मजबूरी है कि वो ट्रंप के सर पे भी बैठती है, दिन रात झूठ बोलता है, लेकिन उसे भी सच कहना पड़ता है, अपने उसके नाम को सच रखना पड़ता है। मोदी जी अभी संसद में बोल रहे थे, हास्यास्पद बातें बोल रहे थे ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन उसको सच का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े से बड़ा झूठा और मक्कार व्यक्ति भी सच के सामने शीश नवाता है। अब आप कहेंगे ये तो पाखंड है, बिल्कुल सही है, पाखंड है। ये बिल्कुल वही है कि मंदिर में जाके ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने वाला मामला है। लेकिन पाखंड एक बहुत सुंदर चीज होती है। पाखंड एक तरह से सच के प्रति ट्रिब्यूट होती है कि वो पाखंडी व्यक्ति कह रहा होता है कि मैं सर तो नमन करता हूँ, बाकी मेरी क्षमता नहीं है, मैं दिन भर लागू नहीं करूंगा, लेकिन वो करता हूँ। सच कभी अप्रासंगिक नहीं होता है। अंततः आप उस पे आते हैं। आज देखिए, आज हम ये कह दें कि भारत का मीडिया सदैव बहुत अच्छा रहा था, ऐसी कतई बात नहीं है। और आप जाके एक छोटा सा काम करना, भगत सिंह ने अखबारों के बारे में क्या लिखा था,
आप पढ़ लेना। आप ध्यान है क्या लिखा था जी। सांप्रदाय हिंदू मुस्लिम सवाल पे जी। अखबारों की क्या भूमिका है। भगत सिंह ने जो लिखा था, आपको लगता है तो बिल्कुल आजकल के अखबारों के बारे में लिखा है। मेरे मुंह से एक दो अखबारों का नाम निकलने वाला था कि तो बिल्कुल उनके बारे में लिखा है। तो पहले भी ऐसे थे। जो एक चीज नई हुई है वो ये है कि पहले अखबार चरण वंदना करते थे जो सत्तावान थे। चरण वंदना कभी कभी थोड़े से, कभी रेंग के करते थे, कभी झुक के करते थे, लेकिन करते थे। मगर जो दूसरे लोग हैं, विपक्ष में हैं, जो सच बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भेड़िए जैसा व्यवहार नहीं करते थे। अब भेड़िए वाला काम भी शुरू कर दिया पिछले कुछ सालों से इस देश में, कि अब मतलब आप आज सुबह हर अखबार में फ्रंट पेज पे है, सरकार यह आश्वासन देती है कि 50 हर राज्य का, किसी राज्य का कोटा नई संसद में कम नहीं होगा। सरकार ने आश्वासन दिया। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं कि साथ में लिख दे, लेकिन सरकार या पूछ ले कि भैया जो आपने आश्वासन दिया है वो संसद में आपके लाए हुए कानून में कहाँ लिखा है, जरा बता तो दीजिए। या यही लिख दे कि सरकार ने कानून में तो नहीं कहा लेकिन मौखिक आश्वासन दिया, इतना ही सच बता दीजिए। इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो ये बात सच है कि आज हम एक झूठ के साम्राज्य में जी रहे हैं, लेकिन जितना घना अंधेरा होता है, एक छोटा सा टिमटिमाता दिया उतनी ही दूर से दिखाई देता है। मैं आपको बताता हूँ, ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले जब अलग से कहीं मिलते हैं ना, हाथ यूं पकड़ के दबाते हैं। योगेंद्र जी क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। आरएसएस वाले अनजान लोग मुझे सड़क पे मिलते हैं, साइड में ले जाते हैं, कहते हैं देखिए मैं संघ का हूँ, 3 जनरेशन से मेरा संघ का है, वोट तो मैं मोदी जी को दूंगा, लेकिन आप कुछ विपक्ष को मजबूत कीजिए ना। क्या हो रहा है इस देश में? सच मरता नहीं है। जिस दिन सच मर गया उस दिन इंसानियत, सभ्यता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो सिर्फ ये होता है कि एक जमाना होता है जिसमें सच बोलने वाले थोड़ा सर उठा के जीते हैं और सारे लोग उनकी तरफ यूं करके देखते हैं, और एक जमाना आता है जिसमें सच बोलने वाले सड़क में पत्थर और कीचड़ से अपने आप को बचाते हुए निकलते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले को करना पड़ा था कभी। लेकिन वही समय होता है, याद रखिए, आज हम उसी ज्योतिबा फुले को याद करते हैं जिसको वो पत्थर और कीचड़ सहना पड़ा था। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उन विभूतियों को याद नहीं करते जो बड़े बड़े न्यायाधीश थे, हम उस एचआर खन्ना को याद करते हैं जिसको इमरजेंसी में सच बोलने की हिम्मत हुई थी। सच आएगा। इंसानियत, मानवीय सभ्यता में सच समाप्त होने वाला नहीं है। बस एक समय आएगा, थोड़ा सा बादल आ जाएंगे, थोड़ा सा अंधेरा आएगा, और उस वक्त और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सच बोलने वाले सर उठा के बोलें। ठीक है सर, आपने अपनी किताब में अध्याय है हमारी संस्कृति पराजय, इसमें आपने एंटोनियो ग्रैम्सी के हेजेमनी सिद्धांत को, उसका जिक्र किया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस समय क्या भारतीय राजनीति में, क्या लोकतंत्र में आपको वो हेजेमनी दिखाई देती है सर? हाँ बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। देखिए एंटोनियो ग्राम्शी कौन थे? वो तो बहुत कोई लंबा, कोई बहुत बारीक और असंभव किस्म का सिद्धांत नहीं है। एंटोनियो ग्राम्शी फासिज्म, इटली के फासिज्म का विरोध करने वाले एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो कि जेल में बंद थे, और जेल में बंद होते हुए उनके सारे साथी कह रहे थे कि ये फासिज्म जो है वो जनता विरोधी है, डंडे से चलाया जा रहा है, ये दमन पे आधारित सरकार है। एंटोनियो ग्राम्शी ने जेल में बैठ के सोचा और कहा कि हाँ, डंडा तो चला रही है, दमन तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार को जनता की सहानुभूति प्राप्त है, क्योंकि ये फासिस्ट सरकार भी जनता से वैधता प्राप्त किए बगैर रह नहीं सकती। ये बहुत पीड़ादायक सच था जो एंटोनियो ग्राम्शी लिख सकते थे, तो उसका मैंने इसलिए हवाला दिया है। हम सब, मैं, मेरे दोस्त तमाम कहते हैं ये मोदी सरकार दमन पर आधारित है। बिल्कुल दमन पे आधारित है। कहते हैं कि चुनाव में हेराफेरी करते हैं, बिल्कुल हेराफेरी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि पैसे पर आधारित है, बिल्कुल ये मोदानी की सरकार है। कहते हैं मीडिया कैप्चर किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पर कब्जा किया है।
पर सब इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। पर और जब विचारधारा समाज के कॉमन सेंस का हिस्सा बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हाँ, वही चुनौती है। देखिए, एंटोनियो ग्राम्शी क्या कह रहा है? एंटोनियो ग्राम्शी यही बात कह रहा है कि ये जो फासिज्म की जिसका हम विरोध कर रहे हैं, मेरा विरोध करने वाले ने एक सफलता प्राप्त की है और वहां मुझे लड़ाई शुरू करनी है। तो लड़ाई सिर्फ वो नहीं है जो एक फ्रंट के ऊपर बैठ के लड़ाई होती है, ये बंकर में बैठ के लड़ने वाली लड़ाई है, लंबी लड़ाई। एंटोनियो ग्राम्शी का यही कहना था और मैं उनका हवाला देते हुए, क्योंकि बहुत इतना हिम्मत चाहिए इस सब बातों को कहने की, और जैसे मैंने कहा किशन जी में मैंने वो हिम्मत देखी थी। ऐसी बातें बिल्कुल साफ कह देते थे जो कहते हुए लोग घबराते थे। बीजेपी पिछले 11 साल से इस देश में जो सत्ता में है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने चुनाव जीते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने हेराफेरी की है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने पैसा किया है और डंडा लाठी डंडे का प्रयोग किया, ये सब किया है, लेकिन इसलिए भी है कि उसने सांस्कृतिक जमीन पर कब्जा किया है। और सांस्कृतिक जमीन पर कब्जा आप सिर्फ लाठी से नहीं कर सकते। बीजेपी ने एक साधारण हिंदू के मन में ये भावना जगा दी है कि ले दे के मेरे लोग तो यही है, मेरी टीम के समर्थक तो यही है, इसका कोई मानने का आधार नहीं है। एक साधारण व्यक्ति में ये भावना पैदा कर दी है कि भाई मोदी जी ने भारत का गौरव जरा बढ़ा दिया, मानने का कोई आधार नहीं है, एकदम झूठ है बात। लेकिन एक गांव में बैठा हुआ साधारण व्यक्ति इस बात में विश्वास करता है। इसलिए जब तक आप इन बातों को, या ये बात कि भाई देखो ये आदमी 18 घंटे काम करता है और ठीक है गलती हर इंसान से होती है, लेकिन काम तो देखो देश के लिए करता है, ना आगे इसके ना कोई पीछे। अब वो कहानी में मैं जाना नहीं चाहता आगे पीछे वाली, लेकिन जब तक जनमानस में प्रचलित इन धारणाओं को आप खंडित नहीं करते, जब तक एक साधारण व्यक्ति के मन में बने हुए इन विचारों से आप संघर्ष नहीं करते, तब तक केवल चुनाव में आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। और अगर हरा भी दिया उसका कोई मायने नहीं है, 5 साल बाद दोबारा हो जाएगा। अंततः ये वैचारिक लड़ाई है, अंततः ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है, और उस सांस्कृतिक वैचारिक लड़ाई के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो आइडियोलॉजिकल जो लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई, वो हार चुका है। हाँ, अगर आप एक बैटल और वॉर, वो अंग्रेजी में कहा जाता है लड़ाई और युद्ध, तो लड़ाई तो हारे हैं। नहीं तो 2014 में जो हुआ वो क्यों हुआ, 2019 में क्यों हुआ, 2024 में 240 सीट भी क्यों आई इनकी? कहीं ना कहीं एक लड़ाई तो हारे हैं। लेकिन हम सभ्यता का युद्ध नहीं हारे हैं। युद्ध जीतने के लिए हमें पहले स्वीकार करना होगा कि हम एक लड़ाई हारे हैं, और लड़ाई का मतलब केवल चुनावी नहीं, हम एक सांस्कृतिक वैचारिक लड़ाई हारे हैं। जब तक इस बात को हम ईमानदारी से कबूल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मान लेना कि नहीं मेरे विचार तो सब ठीक हैं, पता नहीं कहाँ से लोग बेवकूफ़ में विश्वास करने लग गए, ये जो हमारे सामान्य प्रोग्रेसिव लोग ये बात समझते हैं, ये बहुत नुकसान करने वाली बात है। बिल्कुल अमेरिका के प्रोग्रेसिव लोग भी यही मानते हैं। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, न्यूयॉर्क चले जाइए, बर्कले चले जाइए, कैलिफोर्निया, सब मानते हैं कि ये ट्रंप तो बेवकूफ़ आदमी, पता नहीं कहाँ से आ गया, अमेरिका तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बड़े प्रोग्रेसिव देश हैं। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि वो बात जो ट्रंप कह रहा है वो बात कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों के मन में है, ये जहर जो मोदी जी इस देश में फैला रहे हैं, ये झूठ जो आरएसएस ने इस देश के बारे में चलाया है, वो कहीं ना कहीं करोड़ों भारतीयों के मन तक पहुंचा है। और जब तक आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तब तक आप बीजेपी को हरा नहीं सकते, या हरा भी दिया तो वो बहुत कच्ची जीत होगी आपकी। और वो लड़ने के लिए, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपको पुराने औजार काम नहीं देंगे, आपको नए औजार लाने होंगे। ये नए औजार क्या होंगे सर? क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार तो खैर है ही, आइडियली बहुत सारे राज्यों में भी उन्हीं की सरकार है, और जिन राज्यों में नहीं भी है तो कहीं ना कहीं समर्थन में उनकी सरकारें हैं। कुछ चुनिंदा गिनती के 4-5 राज्य ऐसे रह गए हैं जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना वर्चस्व स्टिल कायम रखा है, लेकिन वो भी आखिरी सांस ले रही हैं। ठीक है, यूपी एक मतलब अचानक से ये कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रहा कि लोकसभा में 38 सीटें समाजवादी पार्टी को आ गई, तो एक दिखाई देने लगा। कांग्रेस बहुत
आगे नहीं बढ़ी अपने पुराने प्रदर्शनों से। ठीक है, डबल हुआ, लेकिन ये कांग्रेस का इतिहास नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जिस डर के बारे में आप बात कर रहे हैं और जो सच्चाई आप बता रहे हैं कि जो वैचारिकी आइडियोलॉजी जो वो आम गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग तक भी पहुंच गई है, उससे कैसे बचना है? क्या नए औजार इस्तेमाल करने जी, पड़ेंगे? क्यों अभी मैं चुनावी चर्चा नहीं करूंगा, विचार पे ही मैं टिकता हूं। विचार पे ही हम रहेंगे। ये मानना कि चूंकि इनकी इतनी सरकारें हैं इसलिए इनका मुकाबला नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल तर्कविहीन बात है। क्योंकि अगर ये होता तो कांग्रेस की कितनी सरकारें थी? इनकी तो 5-7 राज्यों में नहीं है, कांग्रेस की तो सब में हुआ करती थी। 50 के दशक में जाके फाइनली केरला में 57 में एक सरकार बनी थी 2-1 साल के लिए, वो भी टूट गई थी। तो इस लिहाज से तो कांग्रेस के खिलाफ कभी कुछ हो ही नहीं सकता था। हुआ ना इस देश में। कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए, अंग्रेजों ने भी राज किया ना इस देश में, उस अंग्रेजों को भी उखाड़ के फेंक दिया ना इस देश की जनता ने। तो फिर तो कितने ये किस साल? खेत की मूली है? तो कितने साल? हाँ, कितने साल और किस तरीके से, वही है। कांग्रेस का 15-20 साल में 67 आते आते कांग्रेस का तंबू उखड़ना शुरू हो गया था। 15 साल हुए, 11 साल इनके हो गए हैं और 14 वर्ष का वनवास भारत की जनता को शायद मिला है, उसको सर झुका के स्वीकार करना चाहिए। 14 बरस बाद जब वापसी होगी जनता की, किसी एक नेता से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इस संविधान की, स्वधर्म की, इस देश की वनवास के बाद वापसी होगी। आप इस सभ्यता को इतना छोटा ना समझिए कि ये एक कोई 10-15 साल किसी के चक्कर में आके और पूरा देश पगला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत गहरी सभ्यता है हमारी, बहुत गहरे संस्कार हैं हमारे। जरूर बीच बीच में नफरत का एक आता है दौर, लेकिन उसके लिए जो आपका प्रश्न था कि इसके संसाधन कहाँ से आएंगे, वो संसाधन लेने के लिए मुझे किसी बाहर की परंपरा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस किताब का यही एक आग्रह है कि हमारे अपने सभ्यता में इतने औजार हैं। मैं स्वधर्म के 4 स्तंभ परिभाषित करता हूँ। हम कहते हैं ये जो जिसे आज सेकुलरिज्म कहा जाता है, इसकी बुनियाद किस चीज़ में? मैत्री। ये मैत्री का विचार कब आया? ये तो बुद्ध के समय से चला रहा है। मित्त, मैत्री, अशोक, अकबर, ये सब क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जिसको आज हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। ये जो समता का विचार है, इसके मूल में क्या है? करुणा, बाद में रहम। ये सूफी लोग क्या कह रहे हैं, ये भक्ति के संत क्या कह रहे हैं? वही जिसको बाद में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द कह के कहना शुरू कर दिया। शब्द बदल गए हैं, भावना इस देश में पुरानी है। ये जो आज जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, आप विनय पिटका देखिए, बुद्ध के जमाने की एक जो पूरी संहिता है, कहाँ वोट कैसे होना चाहिए, कोरम क्या होना चाहिए, जूनियर और सीनियर व्यक्ति को बराबर वोट होना चाहिए, ये सब तो तब लिखा हुआ है भाई। ये इस देश की पुरानी परंपराओं में है। ये जो संघ का विचार है, फेडरेशन शब्द का भले ही इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन ये जो देशाचार का विचार है, ये तो बहुत बुनियादी विचार इस देश का है। तो मेरा कहना ये है कि इसके लिए हमारी जो कमज़ोरी रही है वो ये कि हमने इस देश के संस्कार, संस्कृति, मुहावरे, इनसे अपना संबंध तोड़ दिया। संविधान के जो रक्षक लोग थे वो एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे जो भाषा इस देश के लोगों को बड़ी अजीब और अटपटी सी भाषा लगती थी। ये ल्यूटेंस दिल्ली और खान मार्केट की बात भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये बात तो सच है कि इस देश में जो पहले 50 साल में जो लोग राज कर रहे थे, उनकी भाषा, संस्कृति, संस्कार इस देश की आम जनता से मेल नहीं खाते थे। और ज़रूरत थी, ये गलती गांधी ने कभी नहीं की, लेकिन बाकियों ने की, उसके बाद वाले लोगों ने की। इसलिए आपको अगर इस देश के संविधान की, इस देश की आत्मा की, इस देश के स्वधर्म की रक्षा करनी है, तो आपको उस भाषा, संस्कृति, संस्कार में डूबना होगा जहाँ से इस देश की रचना हुई है। और यही काम एक किताब अपने तरीके से, छोटे तरीके से, अनगढ़ तरीके से कर रही है। मैं अगले सवाल पे, किताब से जुड़े ही सवाल पे जाने से पहले, जिसमें आपने देश काल पत्र का जिक्र किया है उसमें, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब जवाब दे रहे थे कि एक दिन कांग्रेस का जो दौर था वो 17-18 साल बाद आज़ादी के ख़त्म हो गया, इनका 11 साल हो गया कुछ, ये थोड़ा सा थकाऊ सा फील नहीं कराता है? थकाऊ जवाब कि मतलब ठीक है, अब इनका भी वो दौर ख़त्म हो जाएगा तो हट ही जाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल, पहली बात तो कि ना थकाऊ है,
ना ये है कि अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, आपको कुछ करना पड़ता है। हाँ। कांग्रेस अपने आप नहीं गई थी। पता नहीं कितने समाजवादियों ने, कितने साम्यवादियों ने, कितने जनसंघियों ने अपनी ज़िंदगी इस काम में लगाई थी, है ना? तो ये तो हमेशा प्रयास से होता है, और ये तो मैं कभी भी नहीं कहता कि अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होगा, क्या वो आपको काम प्रयास करना आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस का खासकर? वो जरूरी नहीं पार्टियों का प्रयास हो, समाज का प्रयास होता है। हमारे इस देश में अभी भी इतना, दो चीज़ देखिए, याद रखिए, भारत जो है वो पुतिन का रूस नहीं है। क्योंकि पुतिन के रूस में सिर्फ पुतिन के पास डंडा नहीं था, उससे पहले भी 70 साल वहाँ लोकतंत्र नहीं था। वहाँ के लोगों को आदत नहीं है लोकतंत्र की। जब आप उसका लोकतंत्र समाप्त कर देते हैं तो लोगों को ये महसूस नहीं होता कि ये चीज़ मेरे पास थी जो चली गई। भारत में लोगों को आदत है, लोगों ने बड़े बड़े लोगों का कान पकड़ के कुर्सी से उतारा है, और शासक लोगों का अहंकार हो ये बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। तो पहली बात, हमारे लोकतंत्र की आदत है लोगों को, इसको मत भूलिए। और उन्हें पता ना लगे आप उनका लोकतंत्र ले लें तो हो जाता है, लेकिन जिस दिन लग गया कि ये कर रहे हैं। देखिए, मैं इमरजेंसी का बच्चा हूँ, मैं 13-14 साल का था, तो 13 साल का था मैंने इमरजेंसी देखी है, और 14 साल का था मैंने इमरजेंसी उतरते भी देखी है, उभार भी देखा है और उस उभार का उतार भी देखा है। जब लोगों को लगा बाप रे ये कर रही थी इंदिरा गांधी, उस वक्त जो हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते, क्या अद्भुत काम हुए थे उस वक्त। तो एक तो ये भूलिए मत इस देश के बारे में। दूसरा, ये जो दिल्ली और बड़े शहर के ड्राइंग रूम के अंदर जो चर्चा होती है आजकल, जो छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नफरत के जो मैसेज आते हैं, ये देश वो नहीं है। देश इससे बहुत बड़ा है। देश में आप पैदल चलिए, जो मैं चला तो मुझे लगा कि हाँ, पूरा देश पगलाया नहीं है अभी, मतलब कुछ हिस्सों में इनका जहर पहुंचा है, जहर पूरे देश में नहीं पहुंचा है। और अंततः अगर आप इस देश की भाषा संस्कार से जुड़ते हैं, जैसे कुछ क्षण के लिए लगा था भारत जोड़ो यात्रा में, एक समय के लिए लगा कि ये तो हो गया, और आपने देखा उस एक यात्रा ने कितना कर दिया था। अब उसके बाद वो काम हुआ नहीं हुआ, ये सब अलग चीज़ है, लेकिन ये दिखाता है कि इस देश में कुछ है, ये देश खत्म नहीं हुआ है, प्रयास हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि सारे प्रयास सबसे विजिबल पार्टी या नेता की तरफ से आए। नेता आंदोलन खड़े करते हैं, लेकिन आंदोलन भी नेता खड़े करते हैं, वो सब भी होता है। तो मुझे, वैसे मैं आस्थावान इस व्यक्ति नहीं हूँ इस मायने में कि किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके मैं तो हाथ नहीं जोड़ता, मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस मिट्टी में मेरी आस्था है, इस देश में आस्था है, हमारी सभ्यता में मेरी आस्था है, और हिंदुस्तान के एक औसत इंसान में मेरी आस्था है। इसे आप आस्था कह सकते हैं, लेकिन वो है। और आप देखना, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हो सकता है मैं ना रहूं, लेकिन आप रहेंगे। जिस दिन पलटेगा ना, आप भी मुंह में उंगली डालेंगे, बाप रे, ये मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा। मैंने ऐसा होते हुए अपने जीवन में देखा है, और मैं शायद नहीं तो आप जरूर देखेंगे होते हुए। ठीक सर, मैं उम्मीद करूँगा। आपने अपनी किताब में देश काल पत्र की जो अवधारणा दी है, उसमें देश को आपने सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की संरचना के रूप में देखा है, खासतौर पर परिसीमन से इसे जोड़ा है। सवाल है कि क्या यह प्रस्ताव भारत के संघीय ढांचे में संतुलन को बिगाड़ सकता है, और क्या 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत के नाम पर क्षेत्रीय असमानता बढ़ाने का मुख्य कारण हो सकता है? जो आपने देश काल पात्र वाली बात कही, वो एक बहुत साधारण सी अवधारणा मैंने रखी है। मैंने कहा है कि बीजेपी जो अलग अलग चीज़ें कर रही है, जिसे हम अलग अलग टुकड़े में देखते हैं, SIR आ गया, अब 2-4 दिन से चल रहा है डिलिमिटेशन आ गया, फिर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैंने कहा है कि ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, तीनों सब टुकड़ों को जोड़ के देखिए, ये एक संरचना है। और ये संरचना क्या है? भारत के लोकतंत्र को एक उसका जो जमीन है उसका ढाल बदलने की संरचना है। देश, काल और पात्र, 3 चीजें ही होती हैं। भारत के लोकतंत्र के देश, काल और पात्र बदलने का षड्यंत्र है। देश का मतलब यहाँ पे है क्षेत्र। देश का वैसे भी मतलब यही होता है। आजकल हम केवल राष्ट्र के अर्थ में समझना शुरू कर दिए हैं। जब कोई दिल्ली से जाता है, कहता है मैं अपने देश जा रहा हूँ, है ना। जब बिहार जाता है, यूपी जाता है, देश का मतलब क्षेत्र। इस ऐसे कुछ क्षेत्र हैं इस देश में
जो बीजेपी के लिए मुफीद नहीं है। तो किसी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में सोचा होगा कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इनकी सीटें कम हो जाएं। भारत से तो निकाल नहीं सकते, सही बात है। सीटें कम हो जाएं इनकी। दूसरा, इस देश के कई लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, कई समुदाय हैं, इनका वोट काटने का कोई तरीका हो सकता है। तीसरा, कि कुछ ऐसे कैलेंडर है, हर 6-8 महीने में चुनाव हो जाता है, झंझट हो जाता है, फिर मोदी जी को जवाब देना पड़ता है, जनता को कुछ कंसेशन देने पड़ते हैं। ये टंटा 5 साल में एक ही बार हो, बार बार करना ना पड़े, ऐसा तरीका नहीं हो सकता। तो जिसने भी सोचा होगा, मैं नहीं जानता किसने सोचा होगा, बीजेपी हेडक्वार्टर में कहीं बैठा होगा और उसने सोच के कहा होगा कि चलिए तीनों का हम उपाय करते हैं। तो पात्र का उपाय है SIR, काल का उपाय है 1 नेशन 1 इलेक्शन और देश का उपाय है डिलिमिटेशन। तो आप दीर्घ काल में लोकतंत्र की संरचना ऐसी कर दें कि कुल मिला के बीजेपी के पक्ष में रहे, बीजेपी एक तरह से परमानेंट मेजॉरिटी में रहे। 21वीं सदी में जो डिक्टेटर हैं उनकी समस्या एक क्या है, उन बेचारों को चुनाव करवाना पड़ता है। 20वीं सदी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिक्टेटर कहता था कल से खत्म, मार्शल लॉ, सेंसरशिप। 21वीं सदी में ढोंग करना पड़ता है, आपको चुनाव भी करवाना पड़ता है। तो अब कैसे करें कि मैच भी हो, अंपायर भी खड़ा हो, लेकिन मेरी टीम जीते हर बार। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पिच बदलेंगे, अंपायर अपनी टीम के आदमी को ड्रेस पहना के व्हाइट कोट करके अपनी टीम के आदमी को अंपायर खड़ा कर देंगे, आप बॉल बदलेंगे, आप बाउंड्री की शेप भी बदलेंगे, वो सब कुछ करेंगे। वही हो रहा है इस देश में। तो अंततः ये देश, लोकतंत्र का देश, काल और पात्र तीनों बदलने का खेल हो रहा है। ये जो डिलिमिटेशन है, ये कुल मिला के खेल ये है कि जिन इलाकों में बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर है, जहां जीत कभी कभार जाती है लेकिन सुनिश्चित नहीं है, उनकी सीटें कम कर दी जाए। अब आप देख लीजिए डिलिमिटेशन में किसको नुकसान होगा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, ये कौन से राज्य हैं? अब हालांकि बीजेपी कह रही है कि नहीं हम तो ये कर देंगे, क्योंकि अभी भी बीजेपी को इन इलाकों में अंततः तो वोट लेने हैं ना, इन सबको छोड़ के तो आप भारत पे राज कर नहीं सकते। तो लेकिन खेल यही था, को कमजोर करने वाली बात हो गई, स्टेट का भरोसा नहीं रह पाएगा। तो इसमें कई लोग कहते हैं कि देखिए इसमें क्या बुरी बात है, अंततः तो आपको एक व्यक्ति का एक वोट होना ही चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। लोकतंत्र का बुनियादी नियम ये है, इसमें मेरी कोई असहमति नहीं है कि हर व्यक्ति के वोट का बराबर वजन होना चाहिए। इसलिए अगर कोई कहता कि भाई आपको जनसंख्या के हिसाब से सीटें बदलनी हैं, तो पहली नज़र में आप ये कह सकते थे कि हाँ भाई ये बात तो तुक्की लगती है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सिद्धांत है, ये है कि भारत एक कुनबा है, एक परिवार है। परिवार में आपको सबको साथ लेके चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी ऐसी चल रही है मैं चलाऊंगा, बड़ा भाई हूँ ऐसे करूँगा, नहीं, आपको सबको साथ लेके चलना है। और कहीं ना कहीं भारत के संघीय ढांचे में एक अलिखित समझौता है, इसे हम अनुबंध कह सकते हैं। एक अलिखित अनुबंध है और वो ये है कि कोई किसी पे वर्चस्व अपना नहीं बनाएगा, किसी का बोलबाला नहीं होगा, किसी की दादागिरी नहीं होगी। और वो अनुबंध टूट जाएगा अगर दक्षिण भारत या गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की सीटें कम कर दी जाएं, किसी ना किसी फॉर्मूले से अगर कम कर दी जाए तो कहीं ना कहीं वो अनुबंध टूटेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भले ही तकनीकी रूप से सही हो, भले ही पहली नज़र में लगे कि लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ये राष्ट्र हित में नहीं है। और इतने बड़े फैसला लेते वक्त आपको अगले चुनाव का नहीं सोचना चाहिए, आपको अगले 50 साल 100 साल का सोचना चाहिए। और अगले 50-100 साल की सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये देश के हित में नहीं है इस तरह के काम करना। हमें भारत रूपी इस माला को, इस परिवार को बचा के रखना है, जोड़ के रखना है, किसी में अलगाव की भावना न पैदा हो, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह का डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि मोदी सरकार आने वाले कुछ समय में अगले चुनाव तक कुछ ऐसा कर दे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू कर दे किन्हीं परिस्थितियों में भी, तो इसके फायदे और इसके नुकसान क्या होंगे और चिंता क्या है?
हमारे देश में दरअसल राजनीतिक सुधार के सवाल पे इतनी विचित्र और अनर्गल किस्म की चर्चा होती है। ये हाँ। बिल्कुल वैसे है, मैं आपको बताऊं, कोई कहे कि देखिए दिल्ली में जमुना पार जाने के लिए आईटीओ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है, ये तो बड़ी भारी समस्या है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे हाँ समस्या तो है, हाँ। चलो तो आप पुल को डबल कर चौड़ा कर दीजिए। कोई कहेगा नहीं एक नया पुल बना दीजिए। हाँ। फिर कोई ज़्यादा समझदार आदमी आएगा, हाँ। वो कहेगा हम जमुना का रास्ता क्यों नहीं बदल देते, क्योंकि वो दिल्ली के दूसरी तरफ से निकल जाए। आप कहेंगे भाई वो सब ठीक है, इस तरह की बात ना करो, मतलब इतनी लंबी मत फेंको कि अब जमुना का रास्ता बदल दो ताकि दिल्ली का ट्रैफिक ठीक हो जाए। हाँ। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है एग्जैक्टली वही मामला है। समस्या क्या बताते हैं कि साहब देखिए चुनाव बार बार होते हैं, हाँ। बार बार चुनाव होते हैं तो देश का सरकार का काम में विघ्न पड़ता रहता है। तो आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके कई तरीके हैं। ऐसा करो कि चुनाव के दौरान सरकार घोषणाएं बड़ी कर सके, इसके लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उस राज्य से संबंधित नहीं है तो हकीकत है कि पाबंदी है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए, अभी सरकार भी चुनाव चल रहे हैं, सरकार हाँ। क्या घोषणा नहीं कर रही, सब कुछ हो रहा है। बिहार में एग्जाम्पल था, इस वक्त तमिलनाडु बंगाल का चुनाव चल रहा है और पूरे देश में महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या पाबंदी है? पर अगर पाबंदी है, आप इसमें छूट और सोच सकते हैं कि चलिए ये भी छूट दे दीजिए, वो भी छूट दे दीजिए, मगर उसके लिए आपको कहा जाए कि आप ऐसा करें, इस पूरे देश के लोकतंत्र का स्वरूप बदल दें। याद रखिए, ये जो एक 5 साल में एक बार चुनाव हो, ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कैलेंडर का मामला नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने का मामला है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ जहाँ संसद होती है, अमेरिका में भी संसद है लेकिन अमेरिका में संसदीय व्यवस्था नहीं है। संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ संसद अपना प्रधानमंत्री या जो भी अपना प्रमुख चुनती है और सरकार को संसद का विश्वास जब तक प्राप्त है तब तक चल सकती है। अब आप भारत में लोग सोचते हैं हाँ ये तो होता ही है, ऐसा नहीं होता दुनिया में। ट्रंप के पास संसद में बहुमत है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 4 साल के लिए बना है, 4 साल तक ही रहेगा, चाहे वहाँ की संसद उसके विधेयक को पारित करे या ना करे, उसको राष्ट्रपतीय व्यवस्था बोला जाता है। हम संसदीय व्यवस्था की एक बुनियादी शर्त ये होती है कि जब प्रधानमंत्री या उस जो भी चीफ मिनिस्टर, कुछ भी नाम दीजिए, अगर उस सदन का विश्वास उसे हासिल नहीं हो तो सरकार उस दिन गिर जाती है, जैसे अटल जी की सरकार गिरी थी, है ना। राज्यों में कई बार ऐसा होता रहता है। इसका मतलब ये है कि संसदीय व्यवस्था में कभी भी आप फिक्स कैलेंडर नहीं कर सकते कि चुनाव एग्जैक्टली तभी होंगे। सन 1985 में 84 में चुनाव हुए, 89 में हुए, उसके बाद कब हुए? 91 में हो गए क्योंकि सरकार गिर गई। 91 के बाद 96 में हुए, ठीक है। 96 के बाद कब हुए? 98 में हो गए। 98 के बाद 99 में दोबारा हो गए। ये संसदीय व्यवस्था का दोष नहीं है, संसदीय व्यवस्था की प्रकृति है। जिस दिन आपने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि देखिए ये फिक्स टर्म है, जिसका मतलब है कि प्रधानमंत्री तो आप हैं लेकिन आपको संसद में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो क्या होगा? आप बजट पास नहीं करवा सकते। प्रधानमंत्री हैं, देश चला रहे हैं, बजट पास नहीं करवा सकते, कैसे देश चलेगा? तो मतलब आप आईटीओ का ट्रैफिक ठीक करने के लिए आप पूरी जमुना को कह रहे हैं कि जमुना जी का रास्ता बदल दो। तो एक छोटी समस्या को समाप्त करने के लिए आप एक बड़ी मुसीबत को ओढ़ रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं कि वाह वाह वाह, कितना यूनिक विचार है, क्या ओरिजिनल विचार लेके आए। तर्क दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। 2019 में आई थिंक 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। 2024 में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च पहुंच गया। इस हिसाब से 2029 में तो 2 लाख करोड़ हो जाएगा। मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, आप इसका जवाब। एक तो ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है, ये अनुमान है। जिस अनुमान में तमाम कैंडिडेट ने और पार्टियों ने जितना खर्च किया गया होगा उसका अनुमान है। जो आधिकारिक खर्च है सरकार का वो 7-8 हज़ार करोड़ रुपए है। याद रखिए 1951 से 1967 तक जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली, ये जो सरकारी आंकड़े जो हैं वो सरकार का जो खर्च है वो सीमित होता है। और ये याद रखिए, हम जैसे क्या होता है, हम साधारण लोगों के लिए, कोई भी आदमी जब 50 लाख बोलता है मुझे समझ आता है, 1 करोड़ तक समझ आता है। जब 10 करोड़ बोलता है मुझे लगता है हाँ शायद मैं देख पा रहा हूँ। 10 करोड़ 10,000 करोड़ में हमें अंतर पता नहीं लगता।
क्योंकि उसके बाद चीज़ ऐसी है जो सब आंकड़े हैं, बहुत बड़ा अमाउंट। पर इलेक्शन महंगा तो हुआ है सर। हाँ, तो दिक्कत ये है, याद रखिए ये सब होने पर भी इलेक्शन होगा। इलेक्शन इस देश इलेक्शन में तो खत्म नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। केवल इतना होगा कि विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन अलग अलग होने की बजाय एक बराबर होगा, एक साथ एक दिन होगा। एक दिन करने से ये जरूर है कि खर्चा 2 गुना नहीं होगा, कोई 1.5 गुना, 1.25 गुना होगा। ये नहीं होगा कि खर्चा मतलब एकदम आधा हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए वो एमएलए का कैंडिडेट भी है, एमपी का कैंडिडेट भी है, और ज्यादातर खर्चा वो कैंडिडेट कर रहे होते हैं। भारत सरकार का खर्चा तो बहुत छोटा होता है, सच आपने बताया, इसका 10वां हिस्सा भी भारत सरकार का खर्चा नहीं है। ये खर्चा कैंडिडेट्स द्वारा किया गया है, और कैंडिडेट तो एमएलए वाला भी करेगा और एमपी वाला भी खर्च करेगा। अगर साड़ी बांटेगा तो वो एमएलए वाला भी बांटेगा और एमपी वाला भी बांटेगा। मगर मान लीजिए कि ये सारा खर्चा अगर 200 रुपया खर्च होता था, 100 रुपया पहले और 100 रुपया एमपी वाले इलेक्शन में, तो 200 की बजाय 150 रुपया खर्च होगा, ऐसा संभव है। 50 रुपए की बचत हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो बचत है, क्या ये बचत इस लायक है कि हम पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल दें? क्योंकि इस तर्क के हिसाब से कोई और समझदार आदमी आएगा, वो कहेगा कि 10 साल में एक बार करवा लो ना, उससे तो बहुत ही बचत हो जाएगी। फिर कोई और समझदार आदमी आएगा, वो कहेगा कि 70 साल के लिए फिट कर दो ना एक बार में, है ना। तो लोकतंत्र का क्या दाम लगाएं, इसके बारे में थोड़ा सोच के बोलना चाहिए हमें। और याद रखिए साधारण बात, ये जो 5,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया, ये ना इस देश में डिफेंस डील में, एक डिफेंस डील में जितनी रिश्वत ली जाती है वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है एक डिफेंस डील में। तो अगर आप अपने लोकतंत्र को बेहतर बना सकें बार बार चुनाव करके भी, तो ये 5,000 10,000 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये खामखा हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इन फिगर्स को सुन के। अगर ऐसा लोकतंत्र, ज्यादा जवाबदेह लोकतंत्र अगर किसी तरह से बन सके, और उसमें अगर मेरे 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, तो 20,000 करोड़ रुपए इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखिए इस देश का एनुअल बजट 50 लाख करोड़ रुपए का है। अगर उस 50 लाख करोड़ रुपए में 1% का फायदा हो सकता है, 1% ठीक हो सकता है, तो वो 50,000 करोड़ रुपए बनते हैं 1%। तो घबराइए मत आंकड़ों को देख के। तो इलेक्शन का कितना खर्च होता है, ये बहुत ही बेतुकी सी बहस होती है। इस तरह की बेतुकी बहस से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहस अंततः हमें उस दिशा में लेके जाएगी कि इलेक्शन करवाएं ही ना तो कितना पैसा बच जाएगा इस देश का, है ना। क्योंकि इस देश में काफ़ी समय से एक राजनीति को सुधारने के नाम पर राजनीति विरोध चलता रहता है, क्योंकि मूलतः इस देश का एक वर्ग है जो चाहता है कि लोकतंत्र के टंटे से मुक्ति पाई जाए। वो सुंदर सुंदर तर्क गढ़ता है, कहता है डिले होता है, वो कभी कभी चीन की तरफ देखता है, वो कभी कहता है ज़रूरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए हैं, ऐसी तमाम चीज़ें कहते हैं। ये दरअसल राजनीति को सुधार करने के तरीके नहीं हैं, लोकतंत्र को बंद करने के तरीके हैं। तो राजनीति की सुधार करते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो पूरा मॉडल है, वो पहले तो उसके पीछे नियत बड़ी साधारण सी है, फिर बहुत छोटे से फायदे के लिए। न तो नियत इसमें ये जो आईटीओ का पुल ठीक करने की है, ना नियत जमुना जी का रास्ता बदलने की है, नियत ठेकेदार जिसको ठेका मिलेगा उस ठेके के पैसे की नियत है। ये सारा खेल किस लिए किया जा रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन का? क्योंकि अगर चुनाव दोनों एक साथ होते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी को हमेशा 1.5-2% का एडवांटेज मिलेगा। जिस दिन मान लीजिए उड़ीसा में चुनाव हुआ, एक ही दिन चुनाव हुआ, उड़ीसा में बीजेपी लोकसभा में तो पूरा स्वीप कर गई और विधानसभा में मेजॉरिटी ले गई। ये संभव नहीं था अगर उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2 अलग दिन में हुए होते। लोकसभा में बीजेपी जीतती, विधानसभा में बीजेडी वापस आ जाती। वो 1.5-2% का मामला था जिसके अंदर चपेट लग गई। ये सारा खेल इसलिए है कि बीजेपी को लगता है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हमारा 1.5-2% वोट बढ़ जाएगा। सिर्फ उसके लिए पूरा जमुना जी का रास्ता बदला जा रहा है। फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि कितने सालों के लिए, आपको ऐसा विश्वास कितने सालों के लिए है कि ये जो 1-2% बढ़ा के अगर आपके पास वोट आ जाते हैं तो कितने साल तक आप देश में सत्ता संभाल सकते हैं? पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जो आज लोग सत्ता में हैं बीजेपी वाले, इनकी बुद्धि अगले 5-10 साल से फालतू देख नहीं पा रही है।
अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, बस मैं कर लूँ। और मैं समझता हूँ ये लोग इतने फंस गए हैं इस वक्त, क्योंकि याद रखिए जो सर्वशक्तिमान दिखाई देता है वो भी अंदर से बड़ा मजबूर इंसान होता है ना। ये जो हैं ये इस वक्त बीजेपी, मोदी जी स्वयं और ये जो पूरा सत्ता का तंत्र है, ये इस वक्त अपने आर्थिक हितों में इतना बंध चुका है। चारों तरफ इनके नकेल है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर, बड़े कॉन्ट्रैक्टर, और फिर वो A1 और A2। ये A1 और A2 का जो चक्कर है, ये इस सरकार को इस वक्त इतना बांध चुका है कि अगर ये चाहें तब भी कुर्सी नहीं छोड़ सकते। चाहेंगे नहीं, लेकिन अगर कल को मान लीजिए हंगरी जैसा हो जाए। अब हंगरी में क्या हुआ 2 दिन पहले, जो सोचते थे वो कहते हैं ना, इससे पहले भी जो कुर्सी तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। तो ये ओरबान साहब मानते थे कि ये तो मतलब 16 साल से राज कर रहे हैं, कभी नहीं जाएंगे। एक मौका मिला, जनता ने कान पकड़ा और नीचे उतार दिया। अब ओरबान साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ी। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी हो सकती है, शायद एक झटके में हो गया मामला। कल को मान लीजिए ऐसा इस देश में हो जाए, और होगा जरूर, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आप देखना ये होगा इस देश में। मगर क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी में आज ये इनकी स्थिति बची है कि चुपचाप से कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे? मैं समझता हूँ अब इनकी स्थिति नहीं बची है, क्योंकि इतना कुछ छुपाने को है, इतना कुछ दबाने को है। नई सरकार आएगी, पीएम केयर को खोलेगी पहले, नई सरकार आएगी, हो सकता है एप्स्टीन फाइल की कुछ चीज़ें आई पड़ी हों, नई सरकार आएगी, अडानी का कॉन्ट्रैक्ट खोलेगी सारा का सारा, नई सरकार आएगी, देखेगी कि रशियन ऑयल किस कंपनी के पास आया था, उसको कितना पैसा मिला, जब उसको पैसा मिल रहा था तो हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं हुआ, ये सब सवाल पूछेगी। उसके बाद क्या होगा, ये भय सताता है। और इसलिए अब ये भी बेचारे मजबूरी के मारे अपने इर्द गिर्द दीवार बनाना चाहते हैं। तो ऐसी और परिस्थिति में हमेशा इमेज बचाने की डर, इमेज बचाने का डर, सत्ता को किसी भी तरह से बचा सकने का डर। और दुनिया भर के डिक्टेटर इसी तरह गिरते हैं, अंततः घिर जाते हैं और अपने इर्द गिर्द दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। और एक दिन वो दीवार उनके लिए जेल बन जाती है, वो कुआं बन जाता है जिसके अंदर वो डूब जाते हैं। ये हो रहा है इनके साथ। एक नज़रिया और टिप्पणी आपकी चाहूँगा। ये जो 50 दिन से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, इसी बीच में 1 महीने पहले ये खबर थी कि भारत को ग्रांट मिला है 30 दिन का कि आप यहाँ रूस और ईरान से अपना ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं, खासकर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, सब चीज़। वो आज ही की खबर है, आज की है या कल, आज ही की खबर है शायद, कि वो दिन पूरा हो गया। अब कहा गया है कि आप नहीं खरीद सकते रूस और ईरान से। जो भी ये इंटरनेशनल बॉर्डर हॉर्मुज को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं, सर आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, ग्रांट। इसका हिंदी का सही अनुवाद होता है मोहलत। मोहलत। अमेरिका ने भारत को मोहलत दी है कि जाओ 1 महीने तक तुम चाहो तो अपने पड़ोसी से तेल खरीद लेना, उसके बाद नहीं है, ध्यान से, उसके बाद से दोबारा लाइन पे आ जाना। और इसे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री और हिंदुस्तान के इनका डमरू बजाने वाले कहते हैं कि वाह वाह वाह, साहब ने मोहलत दे दी, साहब ने मोहलत दे दी। इसकी डुगडुगी पीटते हैं। क्या स्थिति हो गई है इस देश की? आप बताइए, पहले कभी ऐसा हुआ था कि कोई दूसरा देश भारत को ये कहे कि तुम अपना दाल चावल कहाँ से खरीदोगे? मैं आपको बता सकता हूँ, ये हम तय करेंगे। मैं बताऊं आपको कि आप अपना दाल चावल उस दुकान से खरीदना, आप कहें कि नहीं 5 दिन के लिए दूसरी दुकान से खरीद लूं प्लीज, मैं कहूँ चलो मोहलत दी तुम्हें। आज उस भारत की ये स्थिति है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की जो दुर्गत इस सरकार ने करवाई है, उसके बारे में तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और ये सरकार जो डुगडुगी पीटा करती थी कि पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने कैसा चढ़ा दिया है इस सरकार को, मुझे तो शर्म आती है। आज भी संसद में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि देश दुनिया में भारत का वर्चस्व डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है भाई, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इस वक्त युद्ध चल रहा है
उस युद्ध के बारे में, युद्ध विराम की वार्ता होती है, कोई आपको पूछता भी नहीं है। ये कैसा डंका बज रहा है जिसमें आपको गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के मोहलत मांगनी पड़ती है कि मैं अपने घर के लिए तेल फला आदमी से खरीद लूं। ये कैसा डंका बज रहा है जिसमें जो आदमी आपको हर तीसरे दिन बेइज्जत करता है, कहता है मैंने भारत का समझौता, मैंने युद्ध रुकवाया, आपकी हिम्मत नहीं खड़े हो के बोल सको कि तुमने नहीं रुकवाया था। अगर है तो बोलो ना। देखिए, आज से 50 साल पहले आप भारत ये भी बोल गरीब सकते हैं था। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरी पॉलिटिकल फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हो। एग्जैक्टली, ट्रंप कहता है इंटरव्यू में, अच्छा आपने याद दिलाया, ट्रंप कहता है कि वैसे मैं चाहूं तो मैं कुछ ऐसी बात कह सकता हूं जिससे मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। अब क्या मामला है भाई, इतना क्या बड़ा राज आपके पास है? अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो ठोक के क्यों नहीं कहते कि हाँ बोलो, जो बोलना है बोल दो, देखी जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं इमरजेंसी का बच्चा हूँ, और जो इमरजेंसी के बच्चे थे वो इंदिरा गांधी के प्रशंसक नहीं हो सकते थे। मैं नहीं था, कभी नहीं था मैं इंदिरा गांधी का प्रशंसक। लेकिन आज मैं पलट के देखता हूँ, 1971 में वो इंदिरा गांधी निक्सन से मिलती है। निक्सन उस जमाने का ट्रंप है जी। जिस तरह की बदतमीजी ट्रंप करता है, उस जमाने की उस तरह की तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, लेकिन उस जमाने का सबसे बड़ा बदतमीज निक्सन को माना जाता था कि वो करता था, है ना। इंदिरा गांधी उसके सामने गई। आज आप उसके टीवी इंटरव्यू देखिए, वो कैसे सर उठा के बात करती है निक्सन से, और साफ कहती है कि और उस वक्त भारत गरीब था, उनके पास 7वां बेड़ा था जो हिंदुस्तान की नौसेना को बर्बाद कर सकता था। उसके बावजूद वो औरत खड़ा हो सर उठा के कहती है जो करना है कर लो, मैं करूंगी। उस इंदिरा गांधी, जिसका मैं आलोचक रहा जीवन भर, उसने इस देश की, ये होती है देश की इज्जत को बढ़ाने वाला काम। ये नहीं जब जबरदस्ती आप किसी गोरे आदमी की जफ्फी लगने की कोशिश करते हैं और आप हाउडी यो मोदी करते हैं, जब आप अमेरिका में जाके ट्रंप के लिए प्रचार करते हैं, कितना गिर सकते हैं आप। और अंततः उपलब्धि हमारी ये है, अमेरिका पूछता नहीं, रूस जो कि पुराना दोस्त था आज नजरें फेर लिया है, और रूस हमसे कहता है कि अच्छा बेटा आप आ गए हो ना मेरे से लेने के लिए तेल, अब ऐसा करो प्रीमियम रेट पे दूंगा। वो रूस वो प्रीमियम रेट पे देता है। चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पे निगाह गाड़ के बैठा है, मौके की तलाश में है। और वो तीसरी दुनिया, जिस तीसरी दुनिया का सरताज हिंदुस्तान हुआ करता था, क्योंकि हिंदुस्तान फिलिस्तीन के सवाल पे बोलता था, दक्षिण अफ्रीका के सवाल पे बोलता था, वो उस बिरादरी में आज भारत की हिम्मत नहीं है कि ब्रिक्स की मीटिंग बुला ले। और सारे पड़ोसी भारत सरकार के, भारत की विदेश नीति के आलोचक हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है कि वो ट्रंप को औकात बता देता है। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कह सकता है कि जिस बेड़े को, जिस जहाज को, ईरान के जहाज को शरण देने की भारत की हिम्मत नहीं हुई, जबकि वो भारत का शरण में आया था, भारत की उस पे आया था, उसको श्रीलंका शरण दे सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है, मैक्सिको का प्रधानमंत्री बोल देता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता। मुझे तो शर्म आती है सब कुछ ये देख के, किस गर्त पे हम इस देश को ले आए हैं। पैसा हमारे पास पहले भले ही नहीं था, सामरिक शक्ति हमारी इतनी नहीं थी, लेकिन नैतिक शक्ति थी। उस सारी नैतिक शक्ति को धूल में मिला दिया इन लोगों ने। हिंदुस्तान, डंका छोड़िए, ये तो मतलब देश का बैंड बजवा रहे हैं। डंका बजाना एक चीज होती है, बैंड बजवाना दूसरी चीज होती है। ये तो भारत का बैंड बजवा दिया इन लोगों ने। अगर हम अमेरिका तक की बात ना करें, हम सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात करें, तो भारत फिर कहाँ स्टैंड करता है? आप ऐसा कीजिए, चारों तरफ निगाह डाल के देख लीजिए, कौन सा एक देश है जिसकी सरकार के साथ हमारी, मोदी जी के ज़माने में हमारी स्थिति मजबूत हुई। चलिए दोस्ती मजबूत ना हुई हो, हमारी स्थिति मजबूत हुई हो। चीन नहीं हुई। सिर्फ नहीं से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो भारत के 900 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा है। मोदी जी के ज़माने में दही जम गया मोदी जी के मुंह में, बोल नहीं सके। और क्या कहते हैं, ना कोई आया ना कोई घुसा।
और उस क्लिप का इस्तेमाल चीन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पे किया, जाके दिखाया कि देखो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि कोई घुसा नहीं। तो इस तरह की बात मेरे प्रधानमंत्री ने की। बांग्लादेश जो आपका सबसे बड़ा मित्र था, ऋणी था जो भारत के प्रति, वो आज उसकी क्या स्थिति है? मतलब अब आप ये कह सकते हैं क्या दुश्मनी से अब हम एक स्तर नीचे आ गए। पहले जो 1 साल पहले की दुश्मनी थी, शायद अब वो दुश्मनी नहीं है, या दुश्मनी में कुछ थोड़ा सा कमी आई है। श्रीलंका का संबंध आज चीन से कहीं बेहतर है बजाय कि भारत से। मालदीव्स सरकार ही भारत का विरोध करके आई। नेपाल सरकार भारत का विरोध करके आई। जो प्रधानमंत्री ओली थे भारत के वो भारत के विरोधी माने जाते थे, उनसे पहले भारत के समर्थक प्रधानमंत्री। तो कुल मिला के चारों तरफ, और पाकिस्तान आज की तारीख में जब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, वार्ता कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। सफल हो असफल होने के बाद भी ट्रंप उनको धन्यवाद करते हैं। तो किसकी हैसियत बढ़ी, किसका दुनिया में डंका बजा? तो इतने सामान्य तथ्य से आप कैसे, और इसका असली कारण ये है कि जब आप बिल्कुल छोटे छोटे खेल में पड़ते हैं, वो कहते हैं ना, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, एक गीत का लाइन है, ये वो मामला है। जब आप सब तरफ से कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जब उसको पता है कि अडानी को टाइट कर दिया तो ये प्रधानमंत्री अपने आप दौड़ा दौड़ा आएगा मेरे पास। अडानी का केस है, अमेरिका में केस लगा हुआ है, और ट्रंप चाहे तो अडानी के विरुद्ध एक क्रिमिनल केस कर सकता है। वो सिर्फ बिजनेस का केस नहीं है, प्रॉपर्टी का केस नहीं है, क्रिमिनल केस है। तो ट्रंप के पास चाबी है। जब आपको पता है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ पेपर्स हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें है, जब भी चाहे रिलीज कर सकते हैं, तो आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना, गिच्ची हाथ में है। जब आपको ये पता, तो आप जब इस तरह के छोटे, एक तो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, दूसरा जब आप हर तरफ छोटे छोटे फायदे के लिए, अच्छा इसमें $4 का फायदा हो सकता है, इसमें वो हो सकता है, जब आप अपने सिद्धांतों को बिकाऊ बना देते हैं, तब दुनिया में यही होता है कि काम भी नहीं बनता और इज्जत भी चली जाती है। ये दोनों हुआ है, ना काम बना ना इज्जत बची। इस वक्त भारत की विदेश नीति की जो अवस्था है, देख के एक भारतीय के रूप में मेरा सर शर्म से झुक जाता है। कास्ट सेंसस की बात हम आपसे एक बार करेंगे। 14 अप्रैल को आपने एक ट्वीट में बहुत अहम बात की, जो मेनस्ट्रीम चर्चा में लगभग गायब ही रहा। आपने लिखा कि जिस सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगी, उसका फैसला अब संविधान से हटाकर सामान्य कानून के दायरे में डाल दिया जाएगा। आज की बातचीत की चर्चा में इस पे आपने जिक्र किया। अब आप मुझे बताइए कि जो आपने इतना बड़ा ट्वीट किया, वो क्यों इस पूरी चर्चा के विषय से गायब है? इस देश में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गायब रहती हैं, और चूंकि जो चर्चा इस देश की होती है वो कुछ खास वर्गों की, कुछ खास हितों की और कुछ खास मजबूरियों के चलते वो चर्चा होती है। इस देश का जो मीडिया है, इसे नेशनल मीडिया जिसको बोला जाता है, मैं उसे नोशनल मीडिया बोलता हूँ। ये नोशनल है, नाम के वास्ते मीडिया है। इसके जो बड़े बड़े लोग हैं, दुर्भाग्य से मैं इन सबको जानता रहा हूँ। और दिक्कत ये रही कि मैं जब ये आज तक शुरू हुआ था ना, सुरेंद्र प्रताप सिंह मेरे प्रति पता नहीं क्यों इतने मेहरबान हुआ करते थे, तो मेरे को दफ्तर में बैठा के रखते थे, मेरे साथ कार्य। तो ये जो बड़े बड़े हिंदी पत्रकारिता के नाम हैं, इन सबको मैंने बच्चे के रूप में देखा हुआ है, और इसलिए नाम लेके कहते हुए संकोच होता है। अभी भी पुरानी बातों का लिहाज मन में रहता है। लेकिन जिस दुर्गत पे ये लोग ले आए हैं, तो ये जो तथाकथित चर्चा होती है, जिसे नेशनल मीडिया और टीवी की चर्चा कहा जाता है, उसकी क्या हालत होगी। वैसे ना, आज मैंने एक बहुत छोटा सा इंटरव्यू देखा, वो ओरबान को हंगरी में जिस व्यक्ति ने हरा दिया है, वो टेलीविजन इंटरव्यू पे जाता है, और टेलीविजन पे एक एंकर है जिस टीवी ने 1.5 साल से उसका चेहरा दिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि ओरबान ने इशारा किया था। अब वहाँ वो इंटरव्यू देने गया है, और अब उस महिला की हालत देखने लायक है जो उसका इंटरव्यू कर रही है। और वो कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि 1.5 साल बाद हम मिल रहे हैं। हाँ नहीं, हम तो आपको हमेशा बुलाना ही चाह रहे थे, ये सब बातें होती हैं। एक दिन ना, ये दिन भारत में भी आएगा,
अब मैं इनका महिलाओं का और पुरुषों का नाम नहीं लेना चाहता, पर ज़रा सोचिए जब इनका होगा, जब ये कहेंगे नहीं नहीं हम तो आपको हमेशा ही चाहते थे, देखिए ना मजबूरी है। ये कई लोग करते हैं, नहीं नहीं योगेंद्र जी हम तो चाहते हैं आपसे बात करना, देखिए ना कुछ मजबूरियां हमारी भी हैं। तो ऐसा इस देश में भी होगा। इस देश में भी चर्चा जिस दिन खुलेगी तो बड़े लोग कहेंगे देखिए मैं बहुत घुटन में हुआ करता था उन दिनों, मैं नहीं कर पाता था। अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो जो मैंने क्लिप आज देखी वो इस देश में भी चलेगी। अच्छा, आप तो कई सारे मीडिया डिबेट्स में जाते रहते हैं बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से। आपके अनुभव क्या होते हैं उन मंचों पर जाने का, किसी विषय पर बातचीत करने का? जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो किस तरीके से आपके पूरे कन्वर्सेशन को एक नैरेटिव की बाल्टी में ले आके डाल देना चाहता है, उस कंडीशन में आप जब क्या महसूस करते हैं? आमतौर पे मैं नहीं जाता। आप कहते हैं मैं टीवी की बड़ी डिबेट्स में रहता हूँ। सच ये है कि हिंदी का कोई चैनल, हर चैनल को बेसिकली इंस्ट्रक्शन ये मिला हुआ है कि अंग्रेजी में थोड़ा सा बकबक करने दो, हिंदी में नहीं लाना। जो मेरी सामान्य भाषा है, जिस भाषा में बोलना मैं पसंद करता हूँ, मेरे ख्याल से जो मैं बेहतर बोलता हूँ अंग्रेजी की तुलना में तो निश्चित ही बेहतर बोलता हूँ हिंदी, उसमें ना आने दो। यही बात हिंदी में भी, अखबारों में भी है। अंग्रेजी में कॉलम मेरा छप जाएगा। वो अखबार जो 10 साल पहले मुझसे आग्रह किया करते थे कि आप कभी भी कुछ भी तो लिख दीजिए, वो कहते हैं ना आपका छाप नहीं पाएंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट करके वापस ले लेते हैं वो अखबार। कभी लिखूंगा मैं इस सब के बारे में कहानियाँ, सच्चाई इसकी। तो ये तो बुलाते नहीं है। कॉन्क्लेव वगैरह में 1-2 बार मैं फंस गया, वो भी कुछ दोस्तों के आग्रह और उस सब की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्क्लेव का किसी भी खबर विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध, आपने तो व्यावसायिक कहा, व्यावसायिक भी नहीं, ये तो एक राजनीति का लेने देने का भी चक्कर होता है। तो ये तो लेन देन का चक्कर है। मीडिया के मालिक जो हैं, ये इस वक्त मीडिया के मालिक नहीं है। ये साथ में हर कोई अपना धंधा चलाता है एक दूसरा, और मीडिया का इस्तेमाल अपने दूसरे धंधे को आगे चलाने के लिए किया जाता है। तो उस धंधे को आगे कैसे बढ़ाया जा सके? किसी की माइंस हैं, किसी की दूसरी कंपनी है, तो अपने व्यावसायिक हितों को बचाना टीवी और मीडिया के सहारे, ये खेल होता है इन सब कॉन्क्लेव्स में। और वैसे भी मुझे लगता है कि विचारों का गंभीर आदान प्रदान ऐसे किसी मंच पे होता नहीं। जैसे मैंने कहा, मैं भी गलती से 2-1 बार फंस गया, लेकिन वहाँ से बहुत ही क्या कहें, मतलब एक मन खट्टा करके ही वापस आया, कान पकड़ के आया कि ना ऐसे चक्कर में आगे से नहीं फंसना। SIR का जिक्र करते हैं हम। बिहार में जो चुनाव खत्म हुआ, करीब 65 लाख नाम डिलीट कर दिए गए थे। अब वेस्ट बंगाल की बारी आ गई है। वेस्ट बंगाल में भी 90.83 लाख नाम काट दिए गए हैं, यानी करीब 11.67% वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये आबादी आई थिंक स्विट्जरलैंड की आबादी से भी ज़्यादा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि विपक्ष, पूरा विपक्ष और आप या प्रशांत भूषण जी जो PIL दाखिल करते रहते हैं, पिछले दिनों ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, और आपने भी कुछ 2 लोगों को ढूंढा था। वो 2 लोग कैसे मिले, पहले तो मुझे उनके बारे में बताइए, और फिर मुझे बताइए कि हम क्या कर रहे हैं इस SIR की प्रक्रिया से बचने के लिए, और जो जनता जिस भी पैमाने पर चुन रही है अपने नेताओं को, अपनी सरकार को, जिसे चुन रही है वही चुना जाए, इस चीज़ की सुनिश्चित करने के लिए। पहला वो जो कहानी है वो तो बड़ी साधारण सी है। SIR पे चर्चा शुरू हुई थी और बिहार में काफ़ी नाम कट रहे थे। हमने कहा, और हर रोज़ अखबार में आ रहा था इतने लोगों के नाम कटे, डेली बुलेटिन आ रही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा कि ये देखिए लोग जीवित हैं, इनके नाम कट रहे हैं। तो उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, जजेस ने कई बीच बीच में बहुत सुंदर बातें कही हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हम हैं ना, अगर 5-10 लोग ऐसे हैं जो कि मृत हैं तो लाइए ना उन्हें। लाने का मतलब शायद उनका ये नहीं रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में लेके आइए, मेरे सामने लेके आइए, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था तो हमारी जिम्मेवारी बनती थी। तो मैंने साथियों को फ़ोन किया कि यार तुम बता रहे हो, पर मैंने कहा देखो चेक करके लाना। अब दिक्कत ये थी, मिल तो सैकड़ों जाते, लेकिन सरकार ये लिस्ट जारी नहीं कर रही थी कि कौन डेड है। लेकिन 2-3 तहसीलदारों ने गलती से वो लिस्ट जारी करके पार्टी को पकड़ा दी थी।
हमें ऐसी 2 जगह मिल गई जहां हमारे पास साइंड लिस्ट थी। लोग बहुत थे तो हर तरफ थे, लेकिन 2 जगह हमें साइंड लिस्ट मिल गई जहां मृत घोषित किया हुआ था। मैंने कहा कि इनमें से कुछ लोग हैं, उनका हाँ बाकायदा है, तो मिली थी, कल परसों वो औरत मिली थी। तो फिर मैंने कुछ 1-2 दोस्तों से आग्रह किया कि अब किसी तरह से, सोमवार को शायद हियरिंग थी और शुक्रवार को बात हुई, मैंने कहा किसी तरह से लाइए और एक टीम बैठा दी कि भैया ठोक पीट के जांच कर लो कि केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है, कुछ गड़बड़ ना हो। अच्छा, और हकीकत ये कि मुझे पेश नहीं करना था, वो एक दूसरे वकील हैं हमारे, उन्हें पेश करना था। उनका नंबर नहीं आया उस दिन, जो मेरे वकील हैं सादान फरासत, उनका नंबर नहीं आया और समय हो गया था। तो जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो शादान ने मेरा कुर्ता खींचा और कहा कि योगेंद्र जी, अब आप लास्ट स्पीकर हैं, आप इसका जिक्र कर दीजिए, नहीं तो अगली हियरिंग कब होगी और इनको हम दोबारा कैसे बुलाएंगे। तो मैंने उनका जिक्र कर दिया। अच्छा, मज़े की बात ये कि वो जिक्र करने के बाद रात 10 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ोन आया। एक व्यक्ति, मैं तो पहचानता नहीं था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप क्या हमें उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। मैं उस वक्त रेवाड़ी में था, बीमार भी था उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा। दरअसल उस वक्त जब मैं बोल रहा था, उस वक्त मेरे को सिरिंज लगी हुई थी, उस वक्त इंट्रावेनस इंजेक्शंस मेरे चल रहे थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी तब। तो मैं तो रेवाड़ी में था, लेकिन मैंने तुरंत अपने साथी से कहा कि भाई इनको तुरंत उनका डिटेल्स भेज दिया जाए। तो हमारे पास, हमने उसका नाम, पिता का नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और उनका ये सारी डिटेल्स थी, जितनी डिटेल हमारे पास थी वो हमने भेज दी। अब इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन बाद आके कोर्ट में कहा कि योगेंद्र यादव पता नहीं किन लोगों को लेके आए थे, ये तो फेक नाम हो सकते हैं। आपसे जानकारी लेने के बाद? मेरे से जानकारी लेने के बाद तो फिर उन्होंने बोला, मैंने छोड़ा, मैंने कहा छोड़ो इनको बोलने दो। अगली बार चुनाव आयोग ने लिख के ये आरोप लगाया। जब लिख के लगाया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने हलफनामा दिया। हलफनामे में मैंने कहा कि देखो कितने झूठ बोलते हैं। मैंने वो उसका लगा दिया स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का कि इन्होंने 10 बज के, ये भी निशांत सामने खड़े हैं, इन्होंने किया था ये। मैंने कहा 10 बज के 2 मिनट पे इनका प्रश्न आया था और 10 बज के 55 मिनट पे हमने जवाब दे दिया है। और यही नहीं, उसी दिन इंटरव्यू किया गया था एक चैनल द्वारा उस व्यक्ति का, जिसमें वो व्यक्ति पूरा बता रहा है मैं फलां गांव से हूँ, ये हूँ, वो सब बता रहा है। यही नहीं, मैंने कहा कि हमने, चुनाव आयोग ने उसके बाद जितने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दिए हैं उनमें हम इन तीनों लोगों की पूरी डिटेल्स एक नहीं 3 बार दे चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा इन्होंने हमारे को उनका आईडी कार्ड का नंबर नहीं दिया। तो फिर मैंने चेक करवाया और मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की इतनी सूचना आपको पता है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका जेंडर, उसकी आयु, उसका जिला, उसके बाद आपको 2.7 सेकंड लगते हैं डेटाबेस पे चेक करने के, और वो तो जब मैं बाहर से चेक कर रहा हूँ इलेक्शन, और आपको 2 हफ्ते में पता नहीं लग सका लोगों के नाम। तो ये मतलब पूरा किस्सा है, मतलब दिखाते हैं। और आज तक चुनाव आयोग इस झूठ को बार बार दोहराता रहता है, पता नहीं योगेंद्र जी किन लोगों को लेके आ गए थे, हमें तो पता नहीं। तो खैर ये तो वो है जो SIR का असली मामला है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने तई जो कर सकते थे, मतलब सच कहूँ तो SIR पे कर करके हम तो, ये तो नहीं मैं कहूँगा थक गए हैं, लेकिन एक सीमा आ गई है। और क्या कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जितना बोल सकते थे बोल दिया। वही जज साहिबान जो कि पहले दिन 10 जुलाई को जब केस आया, उस वक्त बेंच में यही जस्टिस बागची थे, उन्होंने छूटते ही इलेक्शन कमीशन को बोला था कि अरे भाई इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हो, आराम से करो ना, 6 महीना कम से कम लो, और चुनाव से पहले करने की क्या जल्दी है, बाद में कर लेना ना। हाँ। लेकिन आज कुछ और बात चल रही है। वही जज जो कह रहे थे कि अगर 5-10 लोग भी अगर मृत हैं जो लिस्ट में, हमारे पास लाइए ना, हम ले आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो हो गया है मामला कि वहाँ ये तय हो चुका है कि जो लोग नहीं हैं उनके नाम दिखाए जा चुके हैं, सब कुछ किया जा चुका है, लेकिन चुनाव सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले का, अभी जिस मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है,
एसआईआर संवैधानिक है या नहीं है इसका फैसला आज तक नहीं आया है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर को छेड़ेगा भी नहीं कोई, रोकना इसे कोई नहीं रोक सकता। तो आपने तो जजमेंट दे दिया हुजूर, जजमेंट देने से पहले। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और ज़मीन पर जितनी हमारी क्षमता थी हम कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ बेहतर करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से। अगर उतना ही कोशिश बाकी सब पार्टियां सब राज्यों में करती तो तक हालात कुछ दूसरे होते। मन नहीं कर रहा खत्म करने का। So, सर, काफी कुछ है अच्छी अभी। बात हुई, बहुत बढ़िया लगा जी। हाँ। हाँ। तो शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप इस पर एक टिप्पणी कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा। क्या हमने ज़रूरत के सारे मुद्दे कवर करने की कोशिश जो करी थी वो कर लिया या नहीं किया अभी सारे मुद्दे ना कभी कवर होते हैं, ना होने चाहिए, क्योंकि अगर हो जाएंगे तो फिर अगली बातचीत की गुंजाइश कैसे बचेगी। तो ये तो चलते रहना चाहिए। कई हमारे इलाकों में एक प्रथा है। प्रथा ये है कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आप पूरा एग्जैक्ट उतना वापस नहीं करते। 10 रुपये अगर उधार लिए हैं तो या तो 9 वापस करेंगे या 11 वापस करेंगे, ताकि संबंध चलता रहे, ताकि बातचीत चलती रहे। तो मैं समझता हूँ बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, कुछ लेन देन कमी बेशी तो होनी ही चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा हुई, खुल के हुई, और ये जो टीवी पे चर्चा के नाम पे जो चीज़ें होती हैं वैसी नहीं हुई, और आपने किताब पढ़ के चर्चा की, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर शुक्रिया। और साथ में मैं आपसे एक और आग्रह करूँगा कि आप अगला समय हमें कब दे रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े और हम बहुत सारे जो सवाल हैं उसको और आगे पूछ पाएँ। उधार बाद में पूरी करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू। सॉल्ट देख रहे थे आप, मेरा नाम अनिल शारदा है, हमारे साथ योगेंद्र यादव जी थे। शुक्रिया।